बदहाल सड़कों पर जिस धीमी रफ्तार के साथ ये ट्रैक्टर चल रहा है, हाटपिपलिया विधानसभा में भी विकास की रफ्तार कुछ इसी तरह से धीमी नजर आती है। यहाँ के सियासी समीकरण जरूर बदले हैं, लेकिन विकास जैसे थम सा गया हो। उपचुनाव से पहले आखिर क्या कहती है हाटपिपलिया की जनता? टटोलते हैं यहाँ की जनता की नब्ज और आपको बताते हैं हाटपिपलिया की सियासत का सूरत हाल। दो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर बीजेपी के दिग्गज और शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी को हराकर जीत दर्ज करने वाले मनोज चौधरी कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। मनोज चौधरी के इस्तीफा देने के बाद अब इस खाली सीट पर उपचुनाव का संग्राम होगा। हाटपिपलिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो एक सामान्य सीट है। इस सीट का अधिकांश इलाका ग्रामीण और कृषि प्रधान है। देवास जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर बसा है हाटपिपलिया। अब बात करते हैं हाटपिपलिया के सियासी समीकरण की। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी यहां से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 और 2013 के चुनाव में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं 2018 के चुनाव में दीपक जोशी को कांग्रेस उम्मीदवार मनोज चौधरी ने 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इससे पहले यहां से कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के विधायक रहे। हाटपिपलिया में 1,86,000 से ज्यादा मतदाता है। इनमें 96,475 पुरुष मतदाता और 90,285 महिला मतदाता हैं। मनोज चौधरी के कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद यहां के समीकरण इस बार बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी के इस गढ़ में एक बार फिर बीजेपी जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। हालांकि पूर्व मंत्री दीपक जोशी की नाराजगी हाटपिपलिया में बड़ा फैक्टर नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि दीपक जोशी को मना लिया गया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं दीपक जोशी भी ये दावा कर रहे हैं कि हाटपिपलिया में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराएगा। मैं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आप पूछ ले किसी से, मैं कोई बैठक नहीं छोड़ता हूँ। मंडलों की बैठक तक मैं जाता हूँ, सेक्टरों की बैठक तक मैं जाता हूँ। और आज भी कोई कार्यकर्ता मेरे पास आता है तो मैं सहज रूप से, चाहे हाटपिपलिया का नहीं, बागली मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पारिवारिक वो है, मैं एक विरासत है जिसको कि बहुत ज़्यादा ऋण है जिस मेरे ऊपर, उस क्षेत्र को और इस क्षेत्र के अलावा जनता का कोई भी आदमी मेरे पास आता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके काम को करने का प्रयत्न करूँ। क्योंकि अब सरकार आ गई है, इसलिए सरकार के साथ जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है, तो उन कार्यकर्ताओं को, उन जनता का काम कराना मेरी जिम्मेदारी है, उसको करूँगा। और जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले पूर्व विधायक मनोज चौधरी का कहना है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में वो क्षेत्र में कोई काम नहीं करवा पाए। मनोज चौधरी का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए ही वो बीजेपी में आए हैं। चौधरी ये भी दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। कहीं यहाँ पर जो विकास कार्य पिछले 1-1.25 साल से बंद है, चाहे पेयजल के मामले में हो, सड़कों के मामले में हो, या हमारे किसान साथियों की कई समस्याएं हो, संबल जैसी योजनाएं हो, या सुदूर सड़कें जो बंद करी थी, वो सारे विकास कार्यों को वर्तमान में चालू कर दिया गया है। और ये जो चालू हुआ है, ये समझो पिछले ज़माने में कहते थे, मैंने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले ज़माने में कहते थे कि जब कोई काम नहीं होता था और जब कहीं काम नहीं होता तो लोग बलि चढ़ाते थे किसी के। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि अगर इस क्षेत्र के विकास में मेरी बलि की आवश्यकता थी तो मैंने वो त्याग पत्र देकर अपने आप को बलिदान कर दिया है जनता के लिए। और आज जनता के एक एक काम हो रहे हैं। ये जनता की लड़ाई चल रही थी और उन जनता की लड़ाई में हम विजय श्री प्राप्त कर रहे हैं, विकास को गति दे रहे हैं। मनोज चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। पार्टी इन सब से पार पाने के लिए कोशिश में लगी है। इन सब के बीच कांग्रेस दल बदल को मुद्दा बनाकर चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनोज चौधरी ने बीजेपी के साथ मिलकर जनता को धोखा दिया है।
ऐसे में जनता बीजेपी और चौधरी को कभी माफ नहीं करेगी। फिलहाल क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस सीट से पूर्व विधायक रहे राजेंद्र सिंह बघेल के बेटे राजवीर सिंह बघेल का नाम चर्चा में है। साथ ही कई और दावेदार हाटपिपलिया के संग्राम में किस्मत आजमाने के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। यह चुनाव आम जनता चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि मुद्दा भिन्न है। इस बार आम चुनाव और उपचुनावों के अलावा इस बार तो सत्य और असत्य की लड़ाई है। तो कैंडिडेट तो जब चुनाव की बारी आती तभी होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बार कांग्रेस एकजुटता के साथ पूरे अपने ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह होगा। छाती और चौड़ी होके आपके लिए अड़ जाए कि गोली मारना है, पहले इस छाती पर मारो। मेरा अनुरोध है कि इस समर में, इस युद्ध में हम सब बराबर के साथी हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो जवाबदारी सज्जन वर्मा की है, वही जवाबदारी गौरव जोशी की भी है, वही जवाबदारी रईस की भी है, वही जवाबदारी दरबार की है। तो हम सब मिलके इस युद्ध की रणनीति बना के, क्योंकि भैरवी तो बन चुकी है, अब रणनीति बना के विजय श्री का वर्ण करना है। हजारों कार्यकर्ताओं के विश्वास को उन्होंने तोड़ा है, जो कांग्रेस से जुड़े हैं, जिन्होंने एक मत होकर इतने अधिक मतों से उनको विजय दिलाई थी। निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए बड़ा आघात है और वो सभी कार्यकर्ता के दिल में आक्रोश भी है। मैं उनको कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता। निश्चित तौर पे कांग्रेस अच्छे मतों से हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से विजय होगी। हाटपिपलिया विधानसभा का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है। हाटपिपलिया आज भी विकास की बाट जो रहा है। यहाँ अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी पर्याप्त नहीं है। वहीं यहाँ के युवाओं को आज भी रोजगार के लिए देवास और इंदौर का रुख करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाटपिपलिया विधानसभा के देवगढ़ चौराहे पर। हालांकि ये तिराहा कहा जा सकता है। यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। मेरे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं वो सीधे आष्टा होते हुए सीहोर तक निकलता है और एक रास्ता देवास की तरफ जाता है और एक और रास्ता चापड़ा होते हुए इंदौर की तरफ जाता है। तो ये तिराहा है और प्रमुख जो बाजार है, मार्केट है हाटपिपलिया के, उसमें से एक है। खास बात यह है कि मालवा का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ पर आपको चाट पकौड़ी की दुकानें भी मिल जाएंगी। लोग यहाँ पर अक्सर शाम के वक्त जो है वो नाश्ता करते हुए भी मिल जाएंगे। और इस वक्त जिस दुकान के बाहर हम मौजूद हैं वहाँ पर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। आखिर चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर किस तरीके से यहाँ की जनता सोचती है, कौन से मुद्दे हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। रोजगार, सड़क, पानी, बिजली के साथ में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो है वो चर्चाओं में बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो इस क्षेत्र की समस्या है पानी। आप सभी को पता है कि जो पिछली कालीसिन नर्मदा परियोजना है उसमें हाटपिपलिया क्षेत्र के 26 गांव और बागली क्षेत्र के 99 गांव छूट गए थे। वह महत्वपूर्ण योजना है। उसी सिलसिले में किसान काफ़ी बहुत दिन से आंदोलन और ज्ञापन देते आए हैं। पानी का महत्वपूर्ण मुद्दा है, सिंचाई के लिए कहीं के किसान परेशान है। और जो आपसे जानेंगे क्या मुद्दे हैं इस बार के उपचुनाव में। सबसे बड़ा तो यही है पानी का। पानी की क्या समस्या है? पानी नहीं है ना इस क्षेत्र में। ना पीने का है ना सिंचाई का। हाँ, दोनों नहीं है। अच्छा। और अपने सिंचाई के लिए जरूरी है सबसे ज़्यादा। और नर्मदा लाइन में जैसे गाँव को छोड़ दिया था, पाइपलाइन यहीं से निकल के गई है। जब यहीं से निकल के गए और इनको छोड़ दिया, यहीं के गाँव को छोड़ दिया। किस तरीके के मुद्दे हैं इस बार के चुनाव? सर, मेन समस्या पानी की है और स्थानीय जो समस्या है वो छोटी मोटी बहुत सारी हैं। जैसे ये दुकानें जो बनी हुई है, इसके आगे और भी दुकानें हैं, वो करीबन 15 साल हो गए, किसी को आवंटित नहीं हुई। कई बेरोजगार उसमें रोजगार प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक बिल्डिंग जो है बस स्टैंड पर बनी हुई है, काफ़ी बड़ी है, विकास हुआ नहीं है। बिल्डिंग बन के खड़ी है, बाथरूम बना रखा है उसको, वो भी जनता को आवंटित नहीं की है, ताकि आवंटित कर दें तो कम से कम वो रोजगार वहाँ उनका चला सके। ऐसी बहुत सारी समस्याएं यहाँ हैं और पानी की मेन समस्या है। गर्मी में पीने का पानी भी यहाँ काफ़ी दिक्कत के साथ मिलता है। पीने के पानी की एक बड़ी समस्या। दादा, आपसे जानेंगे क्या मुद्दे हैं यहाँ के? बस ये रोड जो है चापड़ा से तो नेवरी तक का, ये बिल्कुल ही ख़राब है। मेन तो एक ये और एक पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है।
यानी कि हम जो है हफ्ते भर में एक टैंकर 12 महीने डलवाते हैं। क्या पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बहुत। एक सवाल ये है कि कर्ज माफी का मुद्दा मध्य प्रदेश में गरमाया, कर्ज माफी हुई है या नहीं हुई? कर्ज माफी कुछ हुई थी, बाकी नहीं हुई। हाँ, बाकी नहीं हुई। और उस कर्ज माफी की वजह से ये सब बैंक के केसीसी वगैरह सब ऑडियो कर लिए किसानों ने। तकलीफ वो आ रही है, खाद नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑडियो होने की वजह से वो माफ हो गया, उसकी वजह से किसानों ने भरा नहीं, और नहीं भरा वो ऑडियो हो गए, उसमें खाद फिर नकद केस लेना पड़ता है मार्केट से। ये किसानों की दिक्कत है, ये दिक्कत है किसानों की। चलिए एक और मुद्दा यहाँ पर है कि किस तरीके से जो मनोज चौधरी हैं वो पार्टी बदलकर आप दूसरी पार्टी में आ गए हैं, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? सर मेरा ऐसा कहना है, मुझे कोई मनोज चौधरी से लेना न कोई राजेंद्र सिंह जी से लेना। गलती कर्मचारी करता है और भुगतता किसान है। कर्मचारी जो है जमीन में वहाँ कंप्यूटर में एंट्री नहीं करता है, और बेचारे किसान को कहा जाता तुम आवेदन दो, वो तहसीलदार को आवेदन देता, और आवेदन फिर वो उसको भेजते हैं वहाँ आरआई के पास, वो वहाँ से नकल लाओ, फिर देवास भेजते हैं। गलती किसने की? कर्मचारी ने। भुगतता कौन है? चलिए आपसे जानेंगे भैया, ये बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और उस क्षेत्र में ITI कॉलेज भी खुला है, उसके माध्यम से कुछ बेरोजगारी का हल भी होगा। और रोजगार मिला है क्या युवाओं को? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। बहुत बड़ा यहाँ से बाहर जाते हैं, 60 किलोमीटर दूर इंदौर पढ़ने जाते हैं, कुछ वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। कॉलेज भी तो है यहाँ पर? हाँ, कॉलेज है ना, पर ऐसे सुविधा नहीं मिल पाती कॉलेज में, उसके लिए नहीं। हाँ, वही है। अच्छा, ये फर्क कितना पड़ेगा कि एक तरफ मनोज चौधरी हैं, पार्टी बदल चुके हैं, और किस तरह इसका असर चुनाव में दिखाई देगा? इसका असर तो सर अब समय ही बताएगा, क्योंकि लोग नाराज भी हैं कि पार्टी छोड़ करके गए हैं, तो देश का नुकसान भी हुआ है, तो वो भी देख रहे हैं। कर्ज माफ हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, तो एक चक्कर का 50,000 तक का हुआ, बाद में नहीं हुआ। बाद में बिल्कुल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ बाद में। वो भी कुछ का हुआ, जो ऑडियो थे उनके हुआ था, और जो लगातार भर रहे थे उनका बिल्कुल नहीं हुआ। ये कुल मिलाकर मुद्दे हैं। खास बात यही है कि किसान परेशान है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पेयजल की समस्या से भी कहीं के ग्रामीण यहाँ पर जूझ रहे हैं, और साफ तौर पर रोजगार का मुद्दा यानी कि बेरोजगारी भी अब तक यहाँ पर हाटपिपलिया में नजर आती है, और यही वजह है कि युवाओं को खास तौर पर बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये मुद्दे आगामी विधानसभा के इस उपचुनाव में अपना प्रभाव डाल पाते हैं। वहीं पेयजल के साथ ही सिंचाई के लिए भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे किसान और ग्रामीण रोजाना दो चार होते हैं। किसानों का कहना है कि हर बार चुनाव में किसान ही हार और जीत तय करते हैं, लेकिन किसानों की समस्या आज तक खत्म नहीं हुई है। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी बेपटरी नजर आती हैं। हाटपिपलिया विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा मुद्दा भी हर चुनाव में गरमाता है, और इस वक्त हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये काफ़ी छोटा है, तक 50,000 से भी ज़्यादा जो आबादी है वो कहीं ना कहीं इसी स्वास्थ्य केंद्र पर ही निर्भर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसाधनों की कमी से भी हाटपिपलिया का ये स्वास्थ्य केंद्र जूझ रहा है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से यहाँ पर अभी फिलहाल ये स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है? अभी 2 डॉक्टर हैं यहाँ पर पदस्थ, और यहाँ पर फीवर क्लिनिक भी चल रहा है, जो कोरोना का अभी वो चल रहा है उससे, और दूसरे एनसी और प्रसूति वाली जो सुविधा है वो भी चल रही है। पोस्टमार्टम की सुविधा भी यहाँ पर है, और दूसरा जनरल ओपीडी है वो भी हम देख रहे हैं। पोस्ट एमएलसीज है, एमएलसी भी देख रहे हैं यहाँ पर जी। अभी कुल स्टाफ कितना है? डॉक्टर्स की टीम कितनी? डॉक्टर्स में 2 डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, और एनएम में 4 एनएम है, एक स्टाफ नर्स। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा की आबादी इसी स्वास्थ्य केंद्र पर जो है वो निर्भर है। ऐसे में कहने कि स्टाफ की कमी भी रही है। हाँ, स्टाफ अगर ज़्यादा मिलता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा और अच्छा मतलब वर्क हम कर पाएंगे। बाकी अभी फ़िलहाल में ऐसा अच्छा वर्क कर रहे हैं, बट अगर स्टाफ मिलता है तो कहीं ना कहीं सुविधाएं लोगों को भी इसकी मिल पाएगी। अभी 24 घंटे का ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं तमाम डॉक्टर? जी हाँ, हम 2 डॉक्टर हैं यहाँ पर, वो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पर। अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है वो काफ़ी छोटा भी है। हाँ, थोड़ा सा जिस हिसाब से मतलब पेशेंट आते हैं यहाँ पर राइट साइड के गाँव, दूसरे गाँव के भी, और दूसरे जो मतलब एरिया हैं जो मतलब जैसे हाटपिपलिया में नहीं लगते, वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पर, अच्छा इलाज मिलता है। इसलिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्डिंग का और विस्तार हो जाएगा तो थोड़ा सा लोगों को मतलब और सुविधा मिल सकती है। हाँ,
कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी समस्या है कि स्टाफ यहाँ पर और बढ़ जाए तो उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर भी हो पाएंगी। ये मुद्दा हर चुनाव में उठता भी है, तमाम जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को उठाते भी हैं, लेकिन फिलहाल उतनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं है नहीं जिस तरीके से यहाँ पर हाटपिपलिया की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, उस लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हर बार चुनाव में हाटपिपलिया की सड़क का मुद्दा गरमाता रहा है। नेवरी से हाटपिपलिया तक की सड़क बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आलम यह है कि 3 किलोमीटर का सफर करीब 1 घंटे में पूरा होता है। जिस सड़क को आप देख रहे हैं वो नेवरी से हाटपिपलिया पहुंच मार्ग है और सालों से ये सड़क इसी तरह से बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। यहाँ से निकलने वाले वाहन चालक परेशान है, ग्रामीण परेशान है, यहाँ की जनता परेशान है। बारिश में अमूमन यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है। आखिर यहाँ की जनता क्या कहती है और यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तमाम जो राहगीर हैं, यहाँ के जनता है, उनसे हम लोग बात करेंगे। भाई साहब, ये कब से ये जो है वो समस्या है? आइए। ये समस्या सर कम से कम 25-30-40 साल तो होएगा ऐसे गुजरते हुए, और हर सरकार आती है, जो भी आती है इसको देख कर चली जाती है। और कुछ भी अभी कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री जी आए थे इधर से, वो देख के चले गए। जब भी सरकार जो भी आती है इस रोड का ध्यान नहीं रखती है, वो सारा गड्ढा गुजरना पड़ता है हमको, वो सारे लोग परेशान है इससे। ये देखिए, सभी लोग परेशान हैं, आप भी यहाँ से गुजर रहे हैं। कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, मैं यहाँ से हर महीने गुजरता हूँ, तो मेरा कम से कम 2 या 3 विजिट रहती है हाटपिपलिया तरफ जाने की। जब भी आता हूँ मैं 100 किलोमीटर भी तय कर लेता हूँ तो भी उतनी थकान नहीं होती जितनी मुझे 10 किलोमीटर के रास्ते में हो जाती है। और 10 किलोमीटर रास्ता पार करना मेरे लिए पहाड़ पार करने के समान हो जाता है पूरी तरह से। कब से हालात हैं ऐसे बने हुए? मेरे देखते हुए तो करीब मैं जहाँ तक जानता हूँ 10 साल से तो कम ऐसे कैसे हालात है ही है। मैं रहता हूँ देवास में, और देवास से मेरा आना जाना करीब रहता है। महीने में 2-3 बार आना रहता है मेरा, लेकिन जब भी आता हूँ बस इस रोड के कारण बड़ा परेशान हो जाता हूँ। हमको तो बहुत दिक्कत है, परेशानी है। हम तो साल भर नहीं रहते हैं, आना जाना। ये रोड ही नहीं बनी अभी तक। ये बनी नहीं, कब से काम भी शुरू हुआ था? काम शुरू हुआ था, आधी बनी, आधी फिर बाद में बनी, फिर उखड़ गई, फिर 5 साल हो गया इसको, फिर ठेका खत्म हो गया, फिर दूसरे को दिया, फिर बदल गए। अच्छा। 2 साल 3 साल फिर गड्ढा पड़ा। घटिया क्वालिटी की? हाँ, घटिया नठू, बिल्कुल घटिया क्वालिटी की बनाई। अच्छा। बारिश में बहुत गहराई के गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें गांव से यहाँ तक खेत तक आने के लिए हमें बहुत परेशानी आती है। तकरीबन कितने किलोमीटर की रोड है? यहाँ से हाटपिपलिया से 12 किलोमीटर का समथिंग है, नेवरी से 12 किलोमीटर हाटपिपलिया, और उधर चापड़ा भी 8 किलोमीटर, कम से कम 20-25 किलोमीटर का राउंड है ये सारा। बहुत दिक्कत है। इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे इसके अंदर, पानी भरा रहता था उसमें, बहुत सारे गिर गए, बहुत सारे लोग गिर गए इसमें। हम डेली आना जाना करते हैं, यहाँ पे हमारी जमीन है यहाँ पे। सर, बहुत साल से परेशान है हम। क्या बहुत साल आते हैं हम, तो आते जाते यही है, यही के निवास है, बाकी बहुत साल से परेशान हम। नेता क्या बोलते हैं यहाँ जो आते हैं? वो नेता तो कुछ भी नहीं बोलते सर। यहाँ बोलो ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई नेता आता है तो उसके 4 दिन पहले पूरे गड्ढे पूरा जाते हैं। हाँ, अगर जैसे आज कोई भी गड्ढा, कोई नेता आ रहा है, उसके 4 दिन पहले पूरा रोड कंप्लीट हो जाता है। नेताजी आए तो सड़क की स्थिति ठीक हो जाती है? फ्री हो जाती है, गड्ढे पूरा जाते हैं, रातों रात पूरा जाते हैं। उसके पहले गड्ढे बड़े बड़े थे इसके अंदर, बहुत सारे लोग गिर चुके हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर नेताजी जब आते हैं तो यहाँ पर सड़कों के हाल ठीक हो जाते हैं। और खास बात यह है, नेवरी से लेकर हाटपिपलिया तक जो सड़क गुजरती है उसका बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं इसी तरह से बदहाली की मार झेल रहा है। बारिश में खास तौर पर बदहाल स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। वाकई में उपचुनाव में कहीं न कहीं सड़कों का मुद्दा इस बार जरूर हाटपिपलिया में गरमाएगा। हाटपिपलिया विधानसभा में सैंधव, ब्राह्मण, पाटीदार, राजपूत और खाती समाज का प्रभाव रहा है। वहीं पिछड़ा वर्ग के साथ ही मुस्लिम समाज का वोटर भी यहाँ हार जीत के समीकरण तय करता है। हाटपिपलिया में खाती समुदाय के करीब 22,000 वोटर हैं। मुस्लिम समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 22,000 है। यहाँ करीब 17,000 राजपूत, करीब 10,000 पाटीदार, करीब 8,000 सैंधव, करीब 5,000 ब्राह्मण और बाकी अन्य वर्ग के करीब 70,000 मतदाता हैं। हाटपिपलिया के चुनाव परिणाम को कई बार जातियों ने प्रभावित किया है। इसमें सैंधव, पाटीदार, खाती और राजपूत समाज का दबदबा देखने को मिला। 1977 के चुनाव को लेकर 2008 तक के चुनाव में यहां राजपूत और सैंधव समाज से आने वाले उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। 5 साल के लिए जनता ने राजपूत समाज के प्रतिनिधि को चुना और 5 साल के लिए सैंधव समाज को।
1977 में पहली बार यहां से तेज सिंह सैदव जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 1980 में तेज सिंह ने बीजेपी का दामन थामा और एक बार फिर यहां से चुनाव जीते। 1985 के चुनाव में इस सीट पर उलटफेर हुआ। कांग्रेस के राजेंद्र बघेल ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद चुनाव देखें तो 1990, 1998 में सैंधव समाज के प्रतिनिधि ने कब्जा जमाया। 1993, 2003 में राजपूत समाज के प्रतिनिधि ने। 2008 के बाद यहाँ का समीकरण बदला। बीजेपी ने दीपक जोशी को यहाँ से टिकट दिया। उन्होंने चुनाव जीता और इसके बाद 2013 में भी चुनाव जीते। अमिताभ जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किस तरीके का चुनावी परिदृश्य होगा, क्योंकि यहाँ पर अब समीकरण बहुत कुछ बदल चुके हैं। देखिए, समीकरण काफ़ी बदल चुके हैं क्योंकि मनोज चौधरी जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी में उनके आने के बाद ये जो पूरी सीट है, पूरी ग्रामीण क्षेत्र की पूरी सीट है, जिसमें बरोठा, नेवरी, राजोदा, शिप्रा, इसके बाद में अगर उज्जैन रोड तक एक गांव आता है, वहां तक ये विधानसभा काफ़ी बड़ी विधानसभा है। 1,90,000 से ज़्यादा वोटर हैं, 252 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है और मुख्य बात यह है कि जो है तमाम जातिगत समीकरणों से ये सीट प्रभावित है। सड़कों की समस्या है, पेयजल की समस्या, विकास, रोजगार, शिक्षा, ये मूलभूत सुविधाओं का अभाव हमेशा से रहा है और हाटपिपलिया में यही तमाम मुद्दे जो भी प्रतिनिधि अब जो विधायक बनेगा उसके सामने भी और जो आने वाली जो भी सरकार होगी उसके सामने भी ये सारे मुद्दे रहेंगे। तो हाटपिपलिया सीट पर विकास बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र के विकास के नक्शे पर न होना एक बड़ा फैक्टर है जो साल दर साल चला आ रहा है। शिक्षा, रोजगार, सड़कें, किसानों की समस्या के साथ ही पानी की परेशानी जैसी बड़ी समस्याएं हैं जिनका कोई ठोस हल अभी तक नहीं निकल पाया है। कुल मिलाकर हाटपिपलिया का मुकाबला रोचक होने के साथ साथ काफी कड़ा भी होने वाला है। कांग्रेस को यहां इस सीट पर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है, जिसकी खोज में कांग्रेस संगठन पूरी ताकत भी झोंक रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में मनोज चौधरी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में एक बार फिर उतरने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि करीब 1.5 साल बाद होने जा रहे चुनाव में बीजेपी कमबैक करती है या फिर हाटपिपलिया में कांग्रेस का डंका बजता है। हाटपिपलिया की जनता को सालों से विकास का इंतजार है और ये इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। जिस तरह से सड़कों पर धूल उड़ रही है, हाटपिपलिया में भी विकास की तस्वीर उसी तरह से धुंधली नजर आती है। बहरहाल उपचुनाव में अब कौन सा राजनीतिक दल यहाँ की जनता का दिल जीत पाता है और हाटपिपलिया के इस रण में कौन बाजी मार पाता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, हाटपिपलिया।